स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरीके से बदल सकता है। जी हाँ, कास्ट सेंसस और ओबीसी कैटेगराइजेशन। Leaders of the ruling party. Key topics at the meeting are the success of India's Operation Sindoor and the caste census. ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक सामाजिक न्याय की वो मशाल है जो सदियों से दबे कुचले समुदायों को उनका हक दिलाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है और ये सोशल जस्टिस को कैसे मजबूत कर सकती है। ओबीसी और एससी एसटी उप वर्गीकरण का क्या मतलब है और ये क्यों कंट्रोवर्शियल है। रोहिणी आयोग और बिहार का कास्ट सेंसस भारत को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण विषय को दोस्तों गहराई से समझने के लिए मेरा वीडियो अंत तक देखें और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि जाति जनगणना क्यों इतनी जरूरी है। भारत के अंदर जाति सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, नौकरी और संसाधनों तक पहुंच का एक आधार रही है। लेकिन 1931 के बाद से भारत ने कभी भी जातिगत जनगणना नहीं की है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि ये ब्रिटिश रूल्स के समय पर हमारी जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद से आज तक नहीं हुई थी। हम जो आज के समय पर जाति जनगणना करते थे उसमें एससी और एसटी के लिए सिर्फ हम गणना करते थे। ओबीसी और किसी अन्य तरीके की जाति के लिए हमारे पास कोई भी लिस्ट नहीं है। अब जाति जनगणना सामाजिक न्याय के लिए क्यों जरूरी है, ये हमें बताएगी कि कौन सी जाति कितनी ज़्यादा परेशानी में है और उन्हें कितनी मदद चाहिए। यह शिक्षा, नौकरी और सरकारी योजनाओं में आरक्षण को और पारदर्शित और लक्षित बनाएगी। ये उन समुदायों को सामने लेकर आएगी जो अभी तक भी सरकारी लाभों से वंचित रहे हैं। सामाजिक न्याय आंदोलन के दिग्गज नेताओं जैसे राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, शरद यादव और आपके काशी राम जैसे नेताओं ने दशकों तक जाति जनगणना की वकालत की है। उनका मानना था कि बिना आंकड़ों के सामाजिक न्याय की जो नीतियां हैं वो अधूरी हैं। यानी पॉलिसीज का फायदा ही क्या है अगर आपको आंकड़े ही नहीं पता है। उदाहरण के लिए 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया था, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। उसके अंदर भी जाति जनगणना की गई थी, लेकिन उसके आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। इसका मतलब ये है कि हम आज भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अब बात करते हैं ओबीसी और एससी एसटी उप वर्गीकरण की। ये है क्या? ओबीसी, एससी और एसटी अक्सर इन सभी को एक समान समूह के रूप में देखा जाता है, लेकिन इनके अंदर सैकड़ों उपजातियां हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अलग अलग है। किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति नीचे स्तर पर है और इन्हीं में ही किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ऊपर है। उदाहरण के लिए कुछ ओबीसी उपजातियां जैसे आपके यादव या फिर कुर्मी, इन्होंने आरक्षण का ज़्यादा लाभ उठाया, जबकि ईबीसी जो कि आपका इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट है और आपका एमबीसी जो कि आपके मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं, उनको आरक्षण का उतना फ़ायदा नहीं मिलता हुआ दिखा। उप वर्गीकरण का मतलब है इन सभी समूहों को उनके पिछड़ेपन की डिग्री के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटना, ताकि सबसे ज़्यादा वंचित समुदाय को ज़्यादा लाभ मिल सके। लेकिन आपको लग रहा होगा लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 2024 में एससी एसटी वर्गीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, लेकिन कहा कि इसके लिए ठोस आंकड़े जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि बिना जाति जनगणना के उप वर्गीकरण गलत दिशा में जा सकता है और साथ ही सामाजिक तनाव भी बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए बिहार ने 2023 में जाति जनगणना से जो आंकड़े मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। उसके अंदर 63% आबादी ओबीसी और ईबीसी की है और उसके अंदर भी ईबीसी अकेले 36% है। उसने दिखाया कि कुछ प्रमुख जातियां संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि छोटी उपजातियां वंचित हैं। बिहार ने ओबीसी को ईबीसी महिलाएं और ईबीसी मुस्लिम अल्पसंख्यकों में बांट दिया है। उत्तर प्रदेश में एमबीसी जैसे कि आपका कुमार, कश्यप, निषाद, प्रजापति और मल्लाह ने एससी के लिए मांग की है, यानी कि वो शेड्यूल कास्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ओबीसी के तहत उनको लाभ उस तरीके से नहीं मिल रहा है। अब आते हैं रोहिणी आयोग पर।
ये रोहिणी आयोग ओबीसी के उप वर्गीकरण का आधार बन सकता है। 2017 में मोदी सरकार ने जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। इसका काम था कि ये जांचना कि ओबीसी के लिए आरक्षण और अन्य लाभ कितने निष्पक्ष रूप से बढ़ रहे हैं। 2023 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। रिपोर्ट में क्या हो सकता है? ये कुछ सुझाव देती है। नंबर 1 कहती है ये आपका कि ओबीसी को 4 वर्गों में बांटा जाए, और वो भी अलग अलग आरक्षण कोटा के आधार पर। इस आयोग ने बताया कि ओबीसी की कुछ प्रमुख जातियां जो कि सिर्फ 10% हैं, वो कोटे का और आरक्षण का 80% लाभ ले रही है, जबकि बाकी 3400 प्लस जातियां जो कि ओबीसी के अंदर आ रही हैं, वो पीछे छूट जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा खुलासा है। लेकिन रोहिणी आयोग की सिफारिशें लागू करना कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहली बात, जो भी ओबीसी जातियां लाभ ले रही हैं इस समय पर, उनका प्रतिरोध सामने आ सकता है और बीजेपी को अपने ओबीसी वोटरों को खुश रखना है, लेकिन प्रमुख जातियों को नाराज करने का भी डर है। लेकिन फिर भी बिना जाति जनगणना के रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कैसे बताएंगे कि कितने कश्यप हैं, कितने कुमार हैं, कितने निषाद हैं, कितने प्रजापति हैं? हमें नहीं पता। हम उनको किस तरीके से प्रतिशत में बांट सकते हैं? बिहार की 2023 की जाति जनगणना ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। इसने न केवल ओबीसी और ईबीसी की बड़ी जनसंख्या को उजागर किया, बल्कि ये भी दिखाया कि सामाजिक न्याय के लिए लक्षित नीतियां कितनी जरूरी हैं। बिहार में ईबीसी को विशेष ध्यान दिया गया, जैसे कि शिक्षा और नौकरियों में अतिरिक्त आरक्षण, ईबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक को ईबीसी में शामिल किया। बिहार के बाद कर्नाटक और तेलंगाना ने भी अपनी जाति जनगणना शुरू की, लेकिन इन राज्यों में चुनौतियां हैं। कर्नाटक में प्रमुख समुदायों द्वारा विरोध हो रहा है और साथ ही प्रशासनिक देरी भी हो रही है। तेलंगाना में डेटा संग्रह करने की पद्धति पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बावजूद बिहार का मॉडल ये दिखाता है कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय को एक अच्छी दिशा दे सकती है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना होगा। अब बात करते हैं कि जाति जनगणना और उप वर्गीकरण करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें कुछ समस्याओं की मैं आपसे बात करता हूँ। नंबर 1 पर जो समस्या है वो है राजनीतिक दबाव। बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि आप ओबीसी को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने बीजेपी को मजबूर किया कास्ट सेंसस लाने के लिए, और जो क्षेत्रीय दल हैं जैसे एसपी और आरजेडी, ये लोग चाहते हैं कि हम इस चीज़ को अपने क्षेत्र में बुलाएं ताकि इसमें फ़ायदा इन लोगों को मिले। उप वर्गीकरण होने पर कुछ ओबीसी की जातियां अपने लाभ खो सकती हैं, जिससे विरोध होने की संभावना भी है। 2011 की सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ने यह बताया कि 46 लाख जातियां हैं। सही प्रशिक्षण और मानक सूचियों के बगैर जाति जनगणना भी गलत तरीके से लिस्ट हो सकती है। दोस्तों, जाति जनगणना सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि ये भारत की उन करोड़ों लोगों की उम्मीद है जो सदियों से हाशिए पर हैं। यह एक मौका है कि हम अपने समाज की गहरी असमानताओं को समझें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। लेकिन सवाल यह है कि सरकारें इस डेटा का प्रयोग सही बदलाव के लिए करेगी या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएगा। आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की और एक्सप्लेन वाली वीडियो लाने के लिए मुझको सपोर्ट करें। और साथ ही बताएं कि अगली बार आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं जिस पर मैं बात करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।